जिन स्टूडेंट्स ने कल प्रेजेंटेशन ली थी, कल के प्रेजेंटेशन उन्होंने देखी है, उन्होंने देखा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस थे और किस तरह जो इम्प्लिसिट क्वेश्चन होते हैं या एलिमिनेशन टेक्निक स्पेशली हमने कल एक हाईलाइट की थी कि जब आप एलिमिनेशन टेक्निक सही तरह यूज करते हैं तो आप का करेक्ट आंसर ढूंढना आसान हो जाता है। आपके पास ऑप्शन लिमिटेड बच जाते हैं जिसमें से आप करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं। सो एलिमिनेशन टेक्निक में यही है कि जो कीवर्ड्स होते हैं, जो आपके ऑप्शंस के अंदर कीवर्ड्स होते हैं, आपने वो ऑप्शंस को मैच करना होता है पैराग्राफ के अंदर। और उस पैराग्राफ के अंदर से फिर आपने उनका जो है ना वो उनको देखना है कि ये इंफॉर्मेशन उसके अगेंस्ट है या उसको सपोर्ट कर रही है और क्वेश्चन के मुताबिक है एकदम कि नहीं। तो वो एलिमिनेट करते हुए लास्ट आप ऑप्शन पे इजीली पहुंच जाते हैं। तो कल जब हमने क्लास में कुछ दो क्वेश्चन थे जो मैंने प्रेजेंटेशन शेयर की थी ग्रुप के अंदर, उसके अंदर ये दो क्वेश्चन थे जो मैंने लास्ट में ना शेयर किए हैं। ये आप लोगों की असाइनमेंट है। तो ऑलमोस्ट सिर्फ एक स्टूडेंट ने मुझे ये असाइनमेंट ग्रुप के अंदर शेयर की है और उन्होंने अटेम्प्ट किया है। अच्छी बात है, जब आप ये चीज़ अटेम्प्ट करते हैं तो आप अपने आप को एवेलुएट करते हैं कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की वो कितनी अच्छी हो चुकी है या कितनी रॉन्ग है। ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन मैं दोबारा पढ़ूंगा, तो जो स्टूडेंट्स अभी अवेलेबल है वो इस क्वेश्चन का जवाब मुझे दे सकते हैं। ठीक है। तो जो कल की क्लास के बाद सिर्फ एक स्टूडेंट ने मुझे इन दोनों का जवाब सेंड किया था और ग्रुप के अंदर ही उन्होंने शेयर किया था। तो आज हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोबारा से। वो कहता है कि क्वेश्चन को सबसे पहले हमने समझना, सॉल्विंग स्क्रीन आफ्टर अ स्ट्रोक इज एन इम्पोर्टेंट टेस्ट विच। सो बात वो कर रहा है कि जो सॉल्विंग स्क्रीनिंग होती है खासकर जब स्ट्रोक होता है किसी पेशेंट को, तो ये एक टेस्ट है, ठीक है, जो होता है और उसका करने का कोई रीजन है। ठीक है। अब हमने वो कोई रीजन ढूंढना है कि वो क्या रीजन है जिसकी वजह से ये टेस्ट किया जाता है या इस टेस्ट से क्या रूल आउट होता है, क्या इससे आइडेंटिफाइड होता है। हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो ऑप्शंस को पहले आइडेंटिफाई करेंगे। तो ऑप्शंस के अंदर ए ऑप्शंस के अंदर वो कह रहा है कि मोनीटर, यहाँ पे मोनीटर की बात हो रही है कि हमने जो रिस्क है सॉल्विंग से, स्पीच प्रॉब्लम से, वो हमने मोनीटर, इससे मोनीटर होते हैं। ये जो टेस्ट होता है सॉल्विंग स्क्रीन उसके साथ मॉनिटर किया जाता है रिस्क ऑफ सॉल्विंग को और स्पीच प्रॉब्लम को। ठीक है। और फिर कहता है कि चेक द लेवल ऑफ फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। ठीक है। जिन लोगों को सॉल्विंग प्रॉब्लम है, इस टेस्ट के साथ उनका फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन लेवल डिफाइन किया जाता है कि जो कितना पानी देना है कितना पानी नहीं देना। और लास्ट में है कि आइडेंटिफाइज पेशेंट हु नीड फर्दर असेसमेंट फॉर डिस्पीचिया। ठीक है। और ये टेस्ट ये भी हमें बता हेल्प आउट करता है कि इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने आगे किसी पेशेंट्स को फर्दर जो असेसमेंट है डिस्पीचिया के लिए उसके लिए भेजना है कि नहीं भेजना है। ठीक है। तो मैंने एक चीज़ आज आपको बतानी थी। देखिए, जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना तो आपको क्वेश्चन को पढ़ते सारी पता चल जाना चाहिए कि यार ये जिस बेस्ड क्वेश्चन है कि डिटेल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ें तो ये कहता है कि सॉल्विंग स्क्रीनिंग आफ्टर अ स्ट्रोक इज एन इम्पोर्टेंट टेस्ट। अब उसने एक स्टेटमेंट दे दी और उस स्टेटमेंट को उसने बोला कि विच के अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे बिकॉज या बट लिखा था तो फिर हमारे पास एक स्पेसिफिक चीज होनी थी, एक रीजन होना था, हमने सिर्फ वो निकाला था। तो मोस्टली ये जो क्वेश्चन होगा ये जिस बेस्ड क्वेश्चन होगा, हमने पूरे पैराग्राफ को, हर पैराग्राफ की स्ट्रक्चर को समझना है कि कहाँ इसका जवाब है। तो मैं पैराग्राफ पढ़ता हूँ। गाइडलाइन फॉर सॉल्विंग स्क्रीन इन द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद स्ट्रोक, ये टॉपिक है हमारा। इन क्लिनिकल प्रैक्टिस द स्क्रीनिंग प्रोसेस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई दोज पेशेंट हु शुड बी रेफर्ड फॉर फुल क्लिनिकल असेसमेंट। कहता है कि जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसके अंदर जो स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है वो हमें हेल्प करता है, आइडेंटिफाई करता है उन पेशेंट्स को देखने के लिए कि जिनको फर्दर क्लिनिकल असेसमेंट की जरूरत होती है बाय प्रोफेशनल स्किल्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ डिस्फेजिया। डिस्फेजिया की जो प्रॉब्लम होती है उसको मैनेजमेंट की स्किल प्रोफेशनल की जरूरत होती है। जो वो करते हैं जिनकी स्क्रीनिंग हो जाती है। ठीक है। जिनका ये टेस्ट हो जाता है। कहता है इफ द स्क्रीनिंग प्रोसीजर डज नॉट आइडेंटिफाई एनी डिफिकल्टीज, लेकिन अगर यही स्क्रीनिंग प्रोसीजर के अंदर कोई डिफिकल्टीज आइडेंटिफाई ना हो, द पेशेंट कैन बी अलाउड टू ईट एंड ड्रिंक। पेशेंट को हम खाने के लिए और पीने के लिए इजाजत देते हैं। अवॉइडिंग अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन ऑन ओरल इनटेक वाइल अवेटिंग अ फुल क्लिनिकल असेसमेंट। ठीक है। हम उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, ऐसी मतलब ना चाहिए रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते जिसके अंदर उसके लिए कोई हम कहें कितना पानी अपने पीना कि नहीं पीना वाइल वेटिंग, जब तक कि आपकी पूरी असेसमेंट ना आ जाए। पूरी असेसमेंट बाद में होगी लेकिन क्लीनिंग जो स्क्रीनिंग प्रोसीजर है
उसके बाद हम अगर वो उसके अंदर कोई मुश्किल प्रॉब्लम नहीं नजर आई तो हम पेशेंट को अलाउ करते हैं कि कुछ खा ले। Screening tests are based on identified risk factors and should be carried out by healthcare professional trained in the procedure। ठीक है। कहता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो कुछ रिस्क फैक्टर्स हमने आइडेंटिफाई करने होते हैं, और ये मोस्ट जो हेल्थ के प्रोफेशनल हैं जो ट्रेंड होते हैं इस चीज़ के लिए, जिनको सिखाया गया होता है कि आपने कैसे कैसे चीज़ों को चेक करना है, वही ये प्रोसीजर करते हैं। पेशेंट विद डिस्पेजिया शुड बी मॉनिटर डेली इन द फर्स्ट वीक टू आइडेंटिफाई रैपिड रिकवरी। जो डिस्पेजिया के पेशेंट होते हैं और उनको हम पहले हफ्ते में कतः मॉनिटर करते हैं ताकि उनकी रैपिड रिकवरी को देखा जाए। ऑब्जर्वेशन शुड बी रिकॉर्डेड एज पार्ट ऑफ द केयर प्लान। जो भी ऑब्जर्वेशन इस वीक के अंदर आए वो हमने रिकॉर्ड करनी होती है। पेशेंट्स नॉट फिट फॉर असेसमेंट शुड बी स्क्रीन डेली टू अवॉइड डिले इन रेफरल फॉर फर्दर क्लिनिकल असेसमेंट। ठीक है। पेशेंट जो कि नॉट फिट फॉर असेसमेंट, जो कि इस असेसमेंट के लिए फिट नहीं बैठते, लेकिन उनकी स्क्रीनिंग हमने फिर भी डेली करनी है, ताकि अगर कहीं भी इस वीक के अंदर चेंजेस आ रही हो तो हम उनको कहीं डिले ना हो जाए उसके रेफरल। ये फुल असेसमेंट का रेफरल है, वो तब बना है जब हमने कोई डिफिकल्टी आइडेंटिफाई। तो ये तो हो गया हमारा पैराग्राफ। अब मैंने पैराग्राफ स्ट्रक्चर को पढ़ लिया। ठीक है। तो अभी जो स्टूडेंट्स अवेलेबल है, कोई ऑप्शन एक सेलेक्ट करना चाहे तो वो मुझे बताइएगा। सिस्टर रुबीना, सिस्टर रुबीना आप बताइएगा कि अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा इस पैराग्राफ में से पढ़ने के बाद, तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जबकि आपको क्वेश्चन का पता है कि स्वॉलिंग स्क्रीनिंग एक टेस्ट है जो कि स्ट्रोक के बाद वगैरह होता है और इम्पोर्टेंट टेस्ट है, और उसको करने का कुछ खास मकसद है। वो क्या मकसद है, वो नीचे 3 मकसद बताए हैं। तो पैराग्राफ को समझते हुए कौन सा ऑप्शन ठीक है? जी। हेलो। हाँ जी जी, कौन सा ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे पैराग्राफ? विच वन? ऑप्शन हम्म। जस्टिफाई भी करना है, क्योंकि जो मेन लर्निंग है ना आपकी, देखिए जब आपने पैराग्राफ को समझना शुरू कर दिया, आपने ऑप्शंस को समझना शुरू कर दिया और उसके बाद आपने जस्टिफाई करना शुरू कर दिया अपने पैराग्राफ को, तो आपका जो हमारे पास एक ऑप्शन आपने बेसिस लिया ए। तो ए अगर आप सिलेक्ट कर रही है जिसमें आप कह रही है कि मोनिटर द रिस्क ऑफ सॉल्विंग एंड स्पीच प्रॉब्लम, ठीक है, तो आप कौन सी जगह से जस्टिफाई करेंगे कि ये ऑप्शन ए ठीक है? कहाँ पे मॉनिटरिंग के बारे में लिखा है जो सॉल्विंग के लिए और स्पीच प्रॉब्लम के लिए स्पेशली? सॉल्विंग की मॉनिटरिंग कौन कौन सी करनी है और स्पीच प्रॉब्लम के लिए, ये दोनों मॉनिटरिंग के बारे में कहीं डिटेल उसने लिखी है? कि जो हम सॉल्विंग स्क्रीन करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हम उसकी जो है ना वो रिस्क ऑफ सॉल्विंग और स्पीच प्रॉब्लम को मॉनिटर कर सकें। मतलब उसके मॉनिटर्स लिखे होंगे कि मॉनिटर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी चीज़ से मॉनिटर किया जाता है, तो वो कहीं मेंशन है किसी लाइन में? आई विल, तो वन स्टूडेंट हमारे सीख सकती है। सिस्टर समिया आप मुझे जस्टिफाई करके दिखाएं कि अगर आपने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया था तो आपने क्यों सिलेक्ट किया था, कौन सी स्टेटमेंट थी जिसकी वजह से आपने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया, जस्टिफाई करें। सर सी में उन्होंने ये कहा है कि आइडेंटिफाई करना है पेशेंट्स की नीड्स को फॉर द हम्म। असेसमेंट ऑफ डिस्फेजिया। हाँ और जी। दो दफा इस चीज का जिक्र किया हुआ है कि जो नहीं, एक दफा फर्स्ट में कि असेसमेंट करनी हम्म। है और मैनेजमेंट करनी है डिस्फेजिया की, और एक लास्ट हम्म। पे भी उन्होंने कहा है कि असेसमेंट करनी है। हम्म। तो इस वजह से मैंने इसको चूज किया था। ए वाला मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि उन्होंने आगे लिखा हुआ यूजुअली स्पीच एंड लैंग्वेज थेरापिस्ट, हम्म। तो यहाँ पे उन्होंने प्रॉब्लम्स का जिक्र किया हुआ था, तो इस वजह से नहीं किया, और इसमें कोई डिटेल और नहीं दी हुई। और हम्म। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस के बारे में उन्होंने यहाँ पे वो नहीं बताया कि उन्होंने कहा अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस करनी है अगर जो नहीं जब तक टेस्ट का वेट आता है, वेट के लिए। हम्म। अच्छा और अब मैंने इसलिए फिर सी चूज किया था। ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन के अंदर जो सॉरी पैराग्राफ के अंदर जो ऑप्शन हमने सेलेक्ट करना है, हमने कीवर्ड्स अगर मैच करते हैं, तो जो सबसे पहला हमारा कीवर्ड है मोनीटर। ठीक है, मोनीटर को हमने मैच करना है कि जहाँ मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क ऑफ सॉल्विंग स्पीच प्रॉब्लम कहाँ लिखा है। तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने स्क्रीनिंग प्रोसीजर के बारे में लिखा हुआ है। अगर हम डिटेल में इधर पढ़ें जहाँ पे उसने वीकली का लिखा हुआ है कि पेशेंट विद डिस्पेजिया शुड बी मॉनिटर्ड डेली इन द फर्स्ट वीक टू आइडेंटिफाई रैपिड रिकवरी। ठीक है, मॉनिटर करना है फॉर रैपिड रिकवरी। ऑब्जर्वेशन शुड बी रिकॉर्डेड एज पार्ट ऑफ द केयर प्लान। पेशेंट नॉट फिट फॉर असेसमेंट शुड बी स्क्रीन डेली। यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा कि आपने मॉनिटर उसको सॉल्विंग के लिए करना है
या आपने स्पीच प्रॉब्लम के लिए करना है क्योंकि उसकी स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आ गया। ठीक है। इसके अंदर ऊपर जो लिखा हुआ है कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट आपने करते हैं स्ट्रोक के लिए वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उससे क्या आइडेंटिफाई होता है। ठीक है। और यहाँ पे वो टोटली डिफरेंट बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कि आपने डेली उसको मॉनिटर करना है, ये चेक करने के लिए कि, क्योंकि ये जो आपने मॉनिटर करना है ना सॉल्विंग के लिए और स्पीच प्रॉब्लम के लिए, डेली जो मॉनिटर करना है जो पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, वो आपने एक्चुअली वो टेस्ट ही है, स्क्रीन सॉल्विंग स्क्रीनिंग जो आप डेली कर रहे हो, ताकि अगर कहीं भी उसका स्क्रीनिंग सॉल्विंग टेस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको रेफरल भेज सको। ठीक है। तो ऑप्शन ए तो जो आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख लें या क्वेश्चन को देख लें, तो क्वेश्चन के मुताबिक वो तो टोटली डिफरेंट है ना। वो कह रहा है, इसमें कह रहा है कि सॉल्विंग स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है उसके वो क्यों किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि जो सॉल्विंग स्क्रीनिंग टेस्ट है वो मॉनिटर करता है रिस्क ऑफ सॉल्विंग और स्पीच प्रॉब्लम को। ठीक है। लेकिन पैराग्राफ के अंदर लिखा है कि आपने जो है ना, यहाँ पे वो कहता है मॉनिटर फॉर द रिस्क ऑफ सॉल्विंग। ठीक है। और यहाँ पे वो बता रहा है कि ये आपने डेली जो है ना मॉनिटर करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क है और यहाँ पे वो डेली मॉनिटर करने हैं। तो ये तो टोटली मैच नहीं कर रहा था। तो जिस्ट बेस्ड क्वेश्चन था। तो लेवल ऑफ फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन को अगर हम देखें तो उसने बात जरूर की है कि अगर स्क्रीनिंग टेस्ट आपका के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो आप पेशेंट को जो है ना वो चेक द लेवल ऑफ फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन फॉर स्वालिंग। अब यहाँ पे आ गया चेक। ठीक है। और यहाँ पे चेक की बात नहीं हुई, यहाँ पे लिखा है कि कोई फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। कीवर्ड्स को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह कीवर्ड्स आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप एलिमिनेट करते जा रहे हो। मॉनिटर की बात, टेस्ट की जो स्वालिंग स्क्रीनिंग है उससे रिलेटेड मॉनिटरिंग की बात नहीं हुई। ठीक है। और आगे जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है विच आइडेंटिफाई पेशेंट हु नीड फर्दर असेसमेंट, तो वो दो जगहों पे हमें ये चीज के रेफरेंस मिलते हैं जो ओवरऑल पैराग्राफ के अंदर जिस्ट पे यही जा रहा है कि स्टार्ट में वो कहता है कि जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो यूज टू आइडेंटिफाई दोज पेशेंट हु शुड बी रेफर्ड। यहाँ पे शुड बी रेफर्ड है और यहाँ पे हु नीड फर्दर, ये दोनों फ्यूचर टेंस है, दोनों एक ही ग्रामेटिकली फॉर्म में लिखे हुए। ठीक है। और लास्ट में भी लिखा हुआ है कि टू अवॉइड डिले, अवॉइड डिले कि आने वाली चीज को हमने डिले नहीं करना, ये भी फ्यूचर की बात हो रही है। तो अवॉइड डिले रेफरल फॉर फुल क्लिनिकल असेसमेंट। ठीक है। तो ये जो दो कीवर्ड्स है ये स्पेशली आपको हाईलाइट करते थे, आपको हेल्प आउट करते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करें वो भी फ्यूचर के अंदर बात है, वो जो ऊपर करें वो भी फ्यूचर की बात है। जो चेक है, चेक के बारे में जिक्र ही नहीं हुआ कि आपने फ्लूइड लेवल चेक करने, उधर तो रिस्ट्रिक्शन का लिखा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। मॉनिटर जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि पेशेंट विद डिस्पेजिया शुड बी मॉनिटर। ठीक है। शुड बी मॉनिटर, यहाँ पे लिखा मॉनिटर्स द रिस्क। ठीक है। शुड बी मॉनिटर और यहाँ लिखा था रिस्क फॉर स्वेलिंग। ठीक है। आपने स्वेलिंग और स्पीच प्रॉब्लम के लिए इसको मॉनिटर करना है। तो रैपिड रिकवरी के लिए आप उसको मॉनिटर कर रहे हो और यहाँ पे रिस्क पे आपकी बात कर रहे हो कि रिस्क ऑफ स्वेलिंग और स्पीच प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये इस तरह आपका गलत हो गया था। तो हमारा सी ऑप्शन ही ठीक था, वेल डन जिन लोगों ने सी किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ हैंडबुक टेल्स अस अबाउट एनाल्जेसिक ड्रग्स। ठीक है। तो ये जो एनाल्जेसिक ड्रग्स हैं वो उसका जो हैंडबुक है वो हमें क्या बताता है। ठीक है। तो ये भी जो क्वेश्चन है कि हमने ओवरऑल कुछ अच्छी तरह समझना है कि पूरे पैराग्राफ में कहीं ना कहीं दो तीन जगहों पे ये चीज़ हाईलाइट की होगी। ये जो हैंडबुक है इस ड्रग के बारे में वो इस एक्सट्रैक्ट के अंदर में क्या बताता है। तो ऑप्शंस को हम पढ़ते हैं। तो ऑप्शन कहता है कि दे मे बी यूजफुल फॉर पेशेंट हु आर नॉट फुली रिस्पॉन्सिव, कि ये उन पेशेंट्स के लिए यूज होता है जो फुली रिस्पॉन्सिव नहीं होते। हैंडबुक हमें बताती है कि जो ये जो ड्रग है ये उन पेशेंट्स के लिए यूज होती है जो फुली रिस्पॉन्सिव नहीं होते। या हैंडबुक हमें ये बताती है कि इंजेक्शन फॉर दीज ड्रग्स विल लिमिट द नीड ऑफ फिजियोथेरापी। अगर ये वाले इंजेक्शन लगाए जाते हैं कि ऑफ दीज ड्रग्स, फिजियोथेरापी की जरूरत है ये उसको कम कर देंगे। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है कि केयर शुड बी टेकन इफ दे आर यूज्ड ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। आपने बहुत एहतियात यूज करनी है अगर आप इसको ज्यादा देर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारे पास तीन ऑप्शन आ गए, अपने ऑप्शन का डिफरेंस भी देख लिया। अब मैं पैराग्राफ पढ़ूंगा। पैराग्राफ कहता है कि ये जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स होते हैं हैव अ लिमिटेड प्लेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेंटिलेटर फेलियर, इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेंटिलेटरी फेलियर इन पेशेंट विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो जो वेंटिलेटर फेलियर पेशेंट होते हैं उनके अंदर इनकी बहुत कम जगह होती है, जो सीओपीडी के पेशेंट होते हैं स्पेशली। दे आर इफेक्टिव ओनली व्हेन गिवन बाय इंट्रावेनस इंजेक्शन और इन्फ्यूजन एंड हैव अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो कहता है कि ये जो ड्रग्स है ये बहुत इफेक्टिव होते हैं जब ये आईवी में दिए जाएं, और ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म इनका एक्शन होता है, ये ज़्यादा प्रोलॉन्ग इफेक्ट नहीं करते।
और द शॉर्ट टर्म के लिए इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए जो जिनको वेंटिलेटर फेलियर होते हैं, जिन पेशेंट को सांस के लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होती है, तो ये तो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होते हैं, और ये शॉर्ट टर्म इंजेक्शन जो है वो शॉर्ट टर्म इफेक्ट करते हैं। देयर यूज हैज लार्जली बीन रिप्लेस्ड बाय वेंटिलेटर सपोर्ट। तो जो वेंटिलेटर आजाद हुआ है उसकी वजह से इनका यूज जो है ना बिल्कुल ही डायमेंशन हो गया, बिल्कुल ही खत्म हो गया। होwever, लेकिन फिर भी occasionally when ventilator support is contraindicated, जब वेंटिलेटर कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो, और पेशेंट विद हाइपर कैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर हु आर बिकमिंग ड्रोजी या कोमाटस, जो पेशेंट है जो हाइपर वो क्या लेके हाइपर वो रेस्पिरेटरी रेट जिनका बहुत ज्यादा है, और उस वजह से वो ड्रोजी हो रहे हैं और कोमाटोज में जा रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट को क्या किया जाता है कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स इन दी शॉर्ट टर्म, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट जो होता है ना शॉर्ट टर्म के लिए, रोज पेशेंट थोड़ी देर के लिए पेशेंट को जगा देते हैं थोड़ी देर से के लिए, तो उसमें क्या होता है कि वो सफिशिएंटली कोऑपरेट करता है और अपनी जो सिक्रीशन वगैरह वो क्लियर कर सकता है, पेशेंट होश में आ जाए तो जो स्प्यूटम वगैरह से इकट्ठा हुआ था वो सिक्रीशन होता है उसको क्लियर कर सकता है। फिर कहता है कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स कैन आल्सो बी हार्मफुल इन रेस्पिरेटरी फेलियर सिंस दे स्टिमुलेट नॉन रेस्पिरेटरी एज वेल एज रेस्पिरेटरी मसल्स। ठीक है, तो जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स हैं वो कैन आल्सो भी वो हार्मफुल भी हो सकते हैं फेलियर पेशेंट के अंदर, क्योंकि ये नॉन रेस्पिरेटरी और एज वेल एज रेस्पिरेटरी मसल्स दोनों को जो है ना स्टिमुलेट करता है, तो ये नुकसानदेह भी हो सकते हैं। दे शुड बी ओनली बी गिवन अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन। जो पेशेंट जिनको जो ऑलरेडी कोमाटाज में है उनके जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं और नॉन रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो दोनों को स्टिमुलेट कर देगा। तो जो नॉन रेस्पिरेटरी मसल्स हैं अगर उनको भी स्टिमुलेट कर देगा तो पेशेंट को सांस लेने में और मुश्किल हो सकती है। दे शुड बी ओनली गिवन अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन इन हॉस्पिटल एंड मस्ट बी कंबाइंड विद एक्टिव फिजियोथेरेपी। ठीक है, और ये अंडर सुपरविजन देने चाहिए, और हमेशा जो है ना फिजियोथेरेपी की कम्बिनेशन, साथ साथ पेशेंट की फिजियोथेरेपी कर रहे हो, साथ साथ ये मेडिसिन है ताकि जल्दी से वो अपना जो स्प्यूटम है एक्सक्रीशन है वो बाहर निकाल सके। एट प्रेजेंट देर इज नो ओरल रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। हाँ फिलहाल ओरल कोई भी नहीं है, आईवी अवेलेबल है। ओरल स्टिमुलेंट अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म यूज के लिए जो ओरल स्टिमुलेंट होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब जब मैंने पैराग्राफ स्ट्रक्चर आपके सामने पढ़ दिया, ऑप्शन तो आपको बता दिए, तो सिस्टर समी हमारे साथ एक और सिस्टर ऐड हो गई है। चलिए सिस्टर समिया, आप अगर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगी तो कौन सा करेंगी, और जस्टिफाई करना कि आपने वो क्यों सिलेक्ट की है। सर मैं करूँगी तो मैंने सी करना है, हम्म। क्योंकि जो नहीं इसके अगर एक्सटेंडेड पीरियड के लिए करेंगे तो उसमें हमें बहुत केयर की जरूरत होगी, और उसमें हमें किसी एक्सपर्ट के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। अच्छा। लो एक्सटेंडेड पीरियड के लिए करेंगे तो ये लास्ट लाइन में जैसे लिखा हुआ है। और इंजेक्शन शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, उसमें फिजियोथेरेपी के लिए का नहीं उसमें जिक्र किया हुआ इंजेक्शन के साथ ना। अच्छा, अगर आपने अगर देखा और हो, आपका जो कीवर्ड है जिसे आपको एट एक्सटेंडेड पीरियड कह रही है, वहां पे लिखा हुआ है कि हम्म एट प्रेजेंट देर इज नो, नो मतलब कोई नहीं, ओरल रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म। हम्म लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टिमुलेंट उनके पास अवेलेबल ही नहीं है, तो इसलिए जो ये ड्रग्स हैं ये इससे रिलेटेड बात है नहीं, क्योंकि ये जो ड्रग है ये आईवी में अवेलेबल है, आईवी में इसका यूज भी हो रहा है मुख्तलिफ जगहों पे, आईवी को यूज करते तो वक्त सर डी एक्सपर्ट वाला बंदा फिर भी ठीक है, हाँ। तो सी तो हमारा एक्सटेंडेड पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो गया। अगर यहाँ पे लिखा था ना केयर शुड बी टेकन इफ दे आर यूज फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर हम्म हम कह सकते हैं कहते हैं कि ये ऑप्शन भी हमारा ठीक है। तो एक सिस्टर ने भी ऑप्शन दिया है ए, तो ए अगर आपने दिया तो ए को आप जस्टिफाई कैसे करेंगे कि ये ऑप्शन ठीक है। और वैसे हमारे पास आया है जी। जी सिस्टर आप बताएं, ये सिस्टर हमारे पास जो मोबाइल वाली, ये ए ऑप्शन ठीक क्यों है, वाई ए। हेलो। हाँ जी सिस्टर, ए ठीक क्यों है। क्योंकि सर इसमें ना मतलब उन्होंने कहा है कि ये वेंटिलेटर वगैरह के लिए भी मेडिसिन जो यूज की जाती है कि मतलब जो पेशेंट्स होते हैं वो फुली रिस्पॉन्सिव नहीं होते हैं, तो हाँ जी, उनके लिए भी ठीक हो, उनके लिए की जाती है इस वजह से। ठीक है, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही जगह पे ढूंढा है। लेकिन अगर आप देखें कि जो हमारे दूसरे ऑप्शन हैं, अगर आप फिजियोथेरापी को देखें तो हमने मैंने आपको बताया था कि जब सबसे बेस्ट क्या होता है एलिमिनेशन टेक्निक यूज करना। आप कीवर्ड पढ़ रहे हो, आपने फिजियोथेरापी के बारे में पढ़ा, आप पैराग्राफ के अंदर आए तो यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है कि एक्टिव फिजियोथेरापी, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिमिट द नीड ऑफ फिजियोथेरापी। ठीक है,
तो ये दोनों टोटली ऑपोजिट बात होगी, तो इसलिए बी भी हमारा एलिमिनेट हो गया। और यहाँ पे एक्सटेंडेड पीरियड लिख दिया है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो लास्ट में हमारे पास ए बचता है, और ए का रैशनल यही है कि वो बता रहे हैं कि जो पेशेंट जिनको वेंटिलेटर सपोर्ट हमने नहीं देनी होती उनको हम अगर करना चाहते हैं, वेरी गुड, तो हमें फिर उसको ये ड्रग देनी पड़ती है ताकि वो शॉर्ट टर्म के लिए रियूज हो और हम उनको दवाई दे सकें। चले अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। तो हाँ जी, ये क्वेश्चन है, सी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, फिर मैं आपको बताऊंगा जो भी कोई स्टूडेंट इसको सॉल्व करेगा। इन द फाइनल पैराग्राफ व्हाट इज सेड अबाउट टच सेंसिटिविटी इन रिलेशन टू प्रोस्टेटेटिक। अब यहाँ पे देखें कि व्हाट इज सेड अबाउट टच सेंसिटिविटी, मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है, डिटेल क्वेश्चन है कि जो टच सेंसिटिविटी है उसके बारे में स्पेसिफिकली कुछ बात की गई है। उसने ये नहीं कहा कि व्हाट ही थिंक्स अबाउट। अगर वो कहते ना व्हाट ही थिंक्स अबाउट तो ये जिस्ट बेस्ड क्वेश्चन हो जाना था। अब उसने बोला व्हाट इज सेड अबाउट, उसने सेड अबाउट बोला है टच सेंसिटिविटी, तो टच सिर्फ टच सेंसिटिविटी के बारे में कोई स्पेसिफिक बात हुई होगी तो वो हमने पिक करनी है इन रिलेशन टू प्रोस्थेटिक, ठीक है। आपको मेरी इस जहाँ पे एक बात समझ आ गई, व्हाट इज सेड अबाउट टच सेंसिटिविटी और व्हाट ही थिंक्स अबाउट। अगर ये दो चीजें टोटली डिफरेंट हो जाए तो साथ ही आपका जो क्वेश्चन सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया है वो भी डिफरेंट हो जाएगा। तो पैराग्राफ को पढ़ते हैं सबसे पहले द फ्यूचर। हाँ जी, सर इस बात की मुझे नहीं समझ आई। अच्छा मैं दोबारा बताता हूँ, सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर पैरा आप क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को पढ़ते सारे लिखा हो, जैसे व्हाट इज सेड अबाउट टच सेंसिटिविटी, ठीक है। तो व्हाट इज सेड अबाउट का मतलब टच सेंसिटिविटी के बारे में कोई स्पेसिफिक बात की है तो वो कोई एक बात की होगी उसके बारे में, व्हाट इज सेड अबाउट, ठीक है। अगर वो कहते हैं ना व्हाट ही थिंक्स अबाउट, व्हाट ही थिंक्स, थिंग्स अगर कहता है तो वो बहुत जगहों पे सोच रहा होगा उसके बारे में कुछ, कि इसके बारे में मैं ये सोचता हूँ, इसके बारे में ये सोचता हूँ, मल्टीपल। तो ये जिस्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा, आपने पूरे पैराग्राफ में जगह जगह पे ढूंढना है कि इसको कौन सी चीज सपोर्ट करिए, कौन सी जगह इसको नेगेटिव करिए, ठीक है। और और सेट होगा तो फिर वो स्पेसिफिक किसी एक डिटेल होगी, कहाँ पे कि एक जगह पे डिटेल होगी, आप सिर्फ वो डिटेल हाईलाइट करनी होगी, आइडेंटिफाई करनी होगी वो कौन सी है। अब मैं पैराग्राफ पढ़ता हूँ कि द फ्यूचर ऑफ प्रोस्थेटिक कुड बी इन टच सेंसिटिविटी, ठीक है। टॉपिक के अंदर बता रहा है कि जो प्रोस्थेटिक है उसका फ्यूचर टच सेंसिटिविटी के साथ है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज ग्रास्प्ड बाय ह्यूमन हैंड आवर एबिलिटी टू टच इंस्टेंटली सेंड्स एन array ऑफ सिग्नल टू द ब्रेन इन्फॉर्मिंग अस अबाउट द ऑब्जेक्ट। जब हम किसी चीज को हाथ लगाते हैं तो हमारा ब्रेन फौरन हमें मैसेज देता है कि उस चीज को आपने पकड़ा है, और उससे हमने साइज शेप इसका टेक्सचर हर चीज हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। They form vital information that help us to decide whether we are going to next or manipulate what is it। तो ये चीज हमें डिसाइड करती है कि हम जो भी चीज को पकड़े हैं उसके साथ हमने नेक्स्ट अगर कुछ और उसके साथ करना है या उसको छोड़ देना है, ठीक है। विदाउट द सेंस ऑफ टच, कहता है विदाउट द सेंस ऑफ टच आवर डेक्स्ट्रिटी इज सीवियरली लिमिटेड, ठीक है। अगर हमारे पास सेंस की टच ना हो तो हमारी जो डेक्स्ट्रिटी है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाएगी, सॉरी, ठीक है। रिसर्च इज ऑनगोइंग विद द फोकस बीइंग ऑन द स्टिमुलेशन। इसके लिए रिसर्च अभी हो रही है, कंटिन्यूस स्टिमुलेशन ऑफ कि किस तरह नर्व्स को स्टिमुलेशन जो है वो पैदा की जाए इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्म और लेग विद इलेक्ट्रोलाइट्स। जो इलेक्ट्रोलाइट्स हम जैसे लगाते हैं ना पेशेंट को शॉक देने के लिए, तो उस तरह के कुछ इलेक्ट्रोड तथा कुछ ऐसे इस पे रिसर्च हो रही है कि बनाया जाए जिसके अंदर पेशेंट के अंदर स्टिमुलेशन पैदा की जाए। इन थ्योरी द इंफॉर्मेशन क्रिएटेड वुड बी इंटरप्रेटेड बाय कम्प्लेक्स एल्गोरिदम, ठीक है। जो भी थ्योरी होती है वो बड़ी उसके साथ वो कहता है कि क्रिएट अ कम्प्लेक्स जो ना वो हमारे पास एल्गोरिदम डिफरेंट उसके अंदर चीजें होती है वो हमें दिखाता है, विच कवर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू पैटर्न दैट कैन बी अंडरस्टूड एंड एक्टेड अपॉन बाय द ब्रेन, ठीक है। और ये सारा जो कम्प्लेक्स एल्गोरिदम बन रहा था, ये जो सारी चीजें ये कन्वर्ट जो सिग्नल कौन कर रहा था, हमारा ब्रेन जो इस चीज को समझ रहा था ना कि ये कौन सी चीज है, सख्त है, नरम है, गर्म है, ठंडी है, आपने इस तरह से ये सारा हमारा ब्रेन उस कम्प्लेक्स एल्गोरिदम को न डिफाइन कर रहा था। द एम इज टू वन डे, कहता है हमारा एम क्या है कि वन डे क्रिएट अ प्रोस्थेटिक, हम एक प्रोस्थेटिक बनाएंगे विच एक्ट एग्जैक्टली लाइक, जिस तरह ब्रेन ये सारी चीजों को समझ लेता है कम्प्लेक्स चीजों को, इसी तरह हम भी कैसा प्रोस्थेटिक बनाएंगे जो सेम इसकी तरह एक्ट करेगा, इफ नॉट बेटर देन द वन ऑफ द एम्पलीट्यूड हैज लॉस्ट, ठीक है। तो अगर उससे बेटर ना हो सके तो इट्स मीन के जो वो हिस्सा है उसका हमेशा के लिए लॉस हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि वो कहता है कि टच सेंसिटिविटी से रिलेटेड इन रिलेशन टू प्रोस्थेटिक, प्रोस्थेटिक से रिलेटेड टच सेंसिटिविटी के बारे में क्या बात की गई, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, कहता है रिसर्च ऑन हाउ रोबोटिक हैंड्स कैन टच एंड फील हैज बीन कंप्लीटेड। तो अच्छा कह रहा जी कि जो रिसर्च है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है कि रोबोट किस तरह टच और वगैरह करेंगे। इट इज प्रूवन दैट एल्गोरिथम्स कैन बी इंटरप्रेट ब्रेन सिग्नल, ठीक है। ये चीज प्रूव की गई है कि जो एल्गोरिदम है
वो कैन इंटरप्रेट ब्रेन सिग्नल, जो ब्रेन सिग्नल है उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं, एल्गोरिदम, ठीक है। प्रोस्थेटिक्स आर प्रेजेंटली एज फंक्शनेबल एज ह्यूमन सिग्नल, हमारे पास ऐसे प्रोस्थेटिक पड़े हुए हैं जो सेम फंक्शन ऐसे करते हैं जैसे ह्यूमन करते हैं। लास्ट में कह रहा है कि आर रोबोटिक हैंड्स फंक्शन विल रिमेन लिमिटेड विदाउट टच, कि जो रोबोटिक हैंड है उसका जो फंक्शन है वो हमेशा लिमिटेड रहेगा विदाउट टच, अगर वो टच नहीं कर पाता सही तरह तो उसका जो फंक्शन है वो हमेशा लिमिटेड रहेगी। तो चारों ऑप्शंस को अंडरस्टैंड करते हुए हमें बताएं सिस्टर रूबीना। मिस्टर अमूस आप मैसेज कर सकते हैं कि आपका आप कौन सा, सॉरी मिस्टर अमूस से पूछ रहे थे कि आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यू कैन मैसेज। आपने सिलेक्ट, सिस्टर ने किया है, वन सिस्टर हैज सेलेक्ट सी एंड अदर ऑप्शन। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर हमने टोटल जो पढ़ा है वो उसके सारे फंक्शंस के बारे में पढ़ा है कि एक नॉर्मल हाथ का फंक्शन क्या होता है, वो कैसे चीज़ों को काम करता है, इंफॉर्मेशन कैसे जो है ना मैनिपुलेट करता है, उसके बाद ब्रेन आइडेंटिफाई करने के बाद कहता है कि जो विदाउट द सेंस ऑफ टच, अगर सेंस ऑफ टच ना हो तो आवर डेक्स्ट्री इज सीवियरली लिमिटेड, ठीक है। तो जो हमारा जो प्रोस्थेटिक है, डेक्स्ट्रिटी इसे कहते हैं, जो प्रोसेस है वो हमेशा मेरे साथ लिमिटेड रहेगा। ये रिसर्च इज ऑनगोइंग, और इन चीज़ों पे भी रिसर्च हो रही है कि किस तरह स्टिमुलेशन पैदा की जाए, जिस तरह इलेक्ट्रोड वगैरह लगा के, क्योंकि जिस तरह ब्रेन हमारे सारी पैटर्न को पिक कर लेता है जो एल्गोरिदम बन रहा होता है, तो वो किस तरह हम भी एक रोबोट के अंदर, एक प्रोस्थेटिक के अंदर वो सारी चीज़ें डाल। तो ये पैराग्राफ है, ऑप्शन आपको बता दिए। आपके पास 10 सेकेंड है, फिर इसको मैं जस्टिफाई करूँगा, हमारे पास टाइम कम हो रहा है। सी ऑप्शन हमें सिर्फ एक ऑप्शन मिला है, तो सी ऑप्शन को अगर मैं कहूँ कि प्रोस्थेटिक आर प्रेजेंटली एज फंक्शनेबल एज ह्यूमन ओरिजिनल, तो ये तो बात गलत है। वो तो कह रहा है कि द एम इज टू वन डे क्रिएट अ प्रोस्थेटिक, वो कह रहा है कि हमारा एम हम क्रिएट करेंगे, तो सी तो इनकरेक्ट है, सी नहीं। बी अगर एक ऑप्शन अभी आया है, बी कह रहा है इट इज प्रूवन दैट एल्गोरिदम्स कैन इंटरप्रेट ब्रेन सेल, यहाँ पे कह रहा है कि इट इज प्रूवन, ये प्रूव हो चुकी है। और इधर बात कर रहा है कि इन थ्योरी द इंफॉर्मेशन क्रिएटेड वुड बी इंटरप्रेटेड बाय कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम which convert the electrode signals into pattern that can be understood and acted upon by the brain, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि इट इज प्रूवन दैट एल्गोरिथम कैन इंटरप्रेट ब्रेन सिग्नल, और वो इधर वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो ब्रेन कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, इट वुड बी इंटरप्रेटेड, द इंफॉर्मेशन क्रिएटेड वुड बी इंटरप्रेटेड, ठीक है। तो इट इज प्रूवन, आप देख लें कि 100% एक्यूरेट बात है। तो आपको एक चीज बताई गई थी कि 100% एक्यूरेट बात आपकी ठीक नहीं होती, 100% हमेशा आप 100% पॉजिटिव हो, 100% नेगेटिव हो, तो बात आपकी ठीक नहीं होती। तो हमारा बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो डी ए ऑप्शन कोई बता रहा है, ए कहता है कि रिसर्च ऑन हो रोबोटिक हैंड कैन टच एंड फील हैज बीन कंप्लीटेड, तो यहाँ पे भी वो कह रहा है कि जो रिसर्च हमने करनी थी रोबोट पे वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पे तो वो कंप्लीट नहीं हुई, अभी तो वो कह रहा है कि रिसर्च इज ऑन गोइंग। तो लास्ट में हमारे पास ऑप्शन कौन सा बच जाता है, डी। तो डी हमारा ठीक ऑप्शन है। डी ऑप्शन क्यों ठीक है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ह्यूमन, ये पॉइंट है जो इसको रॉन्ग करता है, इसी तरह ये जो पॉइंट है ये इसको रॉन्ग करता है कि ये ये एक्चुअली डिस्ट्रक्टर है। ये क्या है, डिस्ट्रक्टर है। इन्फॉर्मेशन तो मेंशन है लेकिन वो उल्ट बताई हुई है, तो जब ऑपोजिट बताई हुई है, यहाँ पे वो कह रहा है प्रूवन और वहां पे कह रहा है इट वुड बी, तो इसलिए ये टोटली डिफरेंट वर्ड्स हैं, तो यहाँ बी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो डी था वो ठीक था, और वो किस वजह से ठीक था, क्योंकि यहाँ पे ना लिखा हुआ था कि विदाउट द सेंस ऑफ टच आवर डेक्स्ट्रिटी वो कह रहा है प्रोस्थेटिक को इज सीवियरली लिमिटेड, तो यहाँ पे कह रहा है कि रोबोटिक हैंड फंक्शन विल रिमेन। अब यहाँ पे